हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम लेकर आए हैं 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ 2 उसने कहा था के बारे में जानेंगे, ठीक। और जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदीगत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी के दिन जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। कब? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, याद रखिएगा इसको। लेकिन इनका मूल निवास काकरा हिमाचल प्रदेश का गुलेर नामक एक गांव था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न आएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम था। और इन्होंने बचपन से ही संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः इंटरेंस तथा मैट्रिक पास की और सन 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने के उपरांत सन 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। गुलेरी जी सन 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। यह भी प्रश्न बनेगा कि किस राजा के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में आ गए थे। तो नाबालिग राजा कौन है? जय सिंह के अभिभावक बनकर। और इसके बाद इन्हें जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और सन 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। और अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रचार विभाग के कार्यवाहक प्रचार तथा मनिंद्र नंदी पीठ में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, ठीक। और साहित्य के इस पुरोधा का निधन यानी साहित्य के इस पुरोधा का निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1922 के दिन हुआ था। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हो गया। गुलेरी जी की कुछ रचनाएं हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें कहानियां देखिए, सुखमय जीवन जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था, बुद्ध का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ था, और उसने कहा था, जिस पाठ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह 1915 में प्रकाशित हुआ था। निबंध है उनके कुछ, कछुआ धर्म, मारेसी मोही, कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि सब क्या है? इनके निबंध है। और इसके अतिरिक्त प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समासमयिक विषयों पर भी क्या किए? निबंध लेखन का कार्य किए। गुलेरी जी आगे चल के हिंदी में क्या किए? कहानियाँ, निबंध और संपादन तो लिखवे किए, लेकिन अंग्रेजी में भी निबंध लिखे हैं, जिसका नाम है अ पोएम बाय भास। अंग्रेजी में जो निबंध लिखे हैं वो है क्या है? ए पोएम बाय भास। दूसरा है अ कमेंट्री ऑन वात्स्यांश कामसूत्र। अगला है दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि। ये सब क्या है? अंग्रेजी में उनका निबंध है। और उन्होंने टिप्पणियाँ भी की, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि। ये सब क्या है? टिप्पणियाँ किए हैं। संपादन भी कुछ किए, देखिए, समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका। इसके अतिरिक्त इन्होंने देश प्रेम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी लिखी, यानी देशभक्त कविताएं भी गुलेरी जी ने लिखी हैं। अब हम साहित्यिक विशेषताएं के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, कम लिखकर बहुत अधिक
ख्याति प्राप्त करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, यानी बहुत ही कम शब्दों में भाषा को लिखते थे और उससे ज़्यादा कुछ क्या करते थे। ख्याति प्राप्त करने वाले कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या थे? एक गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे और वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान भी थे। कौन कौन भाषा के? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के क्या थे? प्रकांड विद्वान थे, यानी जानकारी रखते थे उस भाषाओं में। और उन्होंने अपनी अभिरुचि के विभिन्न विषयों पर निबंध, लेख, टिप्पणियाँ आदि लिखी और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसमें? हिंदी कहानी के विकास में, कि हिंदी कहानी का कैसे विकास हुआ, इसमें क्या रहा? इनका परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इन्होंने यथार्थ संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली महत्वपूर्ण कहानियाँ भी लिखी और इनकी कहानियों की विषय वस्तु कुछ कथ्य अधिक गंभीर, रोचक तथा समय से आगे की है। अब हम शुरू करते हैं उसने कहा था पाठ का सारांश और पाठ के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम शुरू करते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक, देखिए कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है? अमृतसर नगर चौक बाज़ार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से इस कहानी का आरंभ होता है। किस कहानी का? उसने कहा था कहानी का आरंभ होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। दोनों बालक बालिका कहाँ आए थे? अपने मामा के घर आए थे। और बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार गए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुर्माई हो गई है? कुर्माई का मतलब होता है सगाई हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता ही रह गया। और ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर तो कभी कहीं टकरा ही जाते थे और वही प्रश्न और वही उत्तर, यानी जब भी वह मिलते थे टकरा जाते थे कभी न कभी, खुदा न खास। तो फिर लड़का वही पूछता था कि तेरी कुर्माई हो गई? तो फिर लड़की का जवाब रहता था कि धत कहकर वो भाग जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उत्तर में उसके संभावना के विरुद्ध उत्तर दे दिया। अब देखिए बार बार जो लड़का पूछ रहा था तो वो सोचा कि इस बार भी यही जवाब मिलेगा धत, लेकिन लड़की क्या की? उसके संभावना के विरुद्ध में जवाब दे दिया कि हाँ हो गई। तो इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का का होगा चौंक पड़ता है और पूछता है कि कब हुआ? तो जिसके प्रति उत्तर में लड़की कहती है कल हो गया, यानी कल हो गया कुर्माई मेरी, देखते नहीं ये रेशम सा कटा हुआ सालू। और यह कहकर वह भाग जाती है, परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है और किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने से आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। और कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। ठीक, यानी कि लड़का बार बार जब मिलता था तो लड़की गुस्से में बोल दी कि हाँ हो गई मेरी साथ कुर्माई, देखते नहीं ये रेशम से ढका हुआ सालू। तो लड़का पे मानो एक क्या हुआ, उसका दिल टूट गया समझिए। तो वह जब लड़की चल जाती है वहाँ से तो क्या होता है, रास्ते में आता तो मतलब कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करते हुए घर पहुँचता है। और यहाँ से क्या होता है, कहानी का जो पहला भाग है वह समाप्त होता है। अब हम दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। आगे चलकर इसी बालक का नाम क्या हो जाता है, लहना सिंह, और यही बालिका का बाद में हो जाती है सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है कहानी में। आगे चलिएगा तो पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि बालक का नाम क्या था, तो लहना सिंह, और वो बालिका का नाम बाद में क्या हो गया, सूबेदारनी। ठीक, और इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग क्या होता है, शुरू हो जाता है। यानी आगे क्या होता है, इस घटना के 25 वर्ष के बाद इस कहानी का जो है दूसरा भाग शुरू होता है। और लहना सिंह एक युवा हो गया था और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में क्या हो गया था, भर्ती हो गया। और अब वह नंबर 77 राइफल्स में क्या था, जमादार है। ठीक,
और एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने आया था। यानी जो दरअसल जो सैनिक हो बन जाते हैं उनको छुट्टी बहुत कम ही मिलती है। ठीक, तो एक बार क्या हुआ, वो 7 दिन की छुट्टी लेकर उनके जो आपसी ज़मीनी विवाद था उस मुकदमे की पैरवी लेकर करने के लिए कहाँ आया था, अपने घर आया था। और वहीं से अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को लामा युद्ध पर जाना है, फ़ौरन चले आओ। और इसी के साथ सेना में सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को लामा युद्ध पर जाना है, अतः सभी साथ ही चलेंगे। ठीक, क्या होता है, जब वो छुट्टी लेकर 7 दिन के लिए घर आया था अपने ज़मीन के विवाद को पैरवी करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है, रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिलती है कि सभी फौज जो है लामा युद्ध पर जाना है, फ़ौरन चले आओ। और इसी के साथ क्या होता है, जो सूबेदार सिंह थे और उसके बेटे बोधा सिंह जो था उनको भी चिट्ठी आती है कि युद्ध पर जाना है, अतः सभी साथ ही चलेंगे। अब चिट्ठी आ गई है तो भाई युद्ध करने तो जाना ही पड़ेगा सैनिकों को। तो सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता है। ठीक, और लाना सिंह को जानता भी बहुत था, चाहते भी बहुत थे। कौन? सूबेदार। ठीक, लाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा और बोले कि भाई रास्ते में घर ही है तो सबको साथ जाना ही है। तो क्या किए, लाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचते हैं। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लाना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा नहीं। सोचते हैं कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुरमाई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। यानी क्या होता है, जब वो ठेले पर बैठते हैं, जब जाने के लिए सोचते हैं, तो सूबेदार की जो पत्नी थी, कौन थी, सूबेदारनी, वो क्या कहते हैं, लहना सिंह को बुलाकर 25 वर्ष पहले की बात क्या कहते हैं, दोहरा देते हैं कि कुरमाई हो गई। तो और इस कुरमाई हो गई। और बचपन में क्या हुआ था, वो जब दुकान पे जा रहे थे बालिका, तो बालिका को न घोड़े के नीचे से लहना सिंह ने बचाया था। तो बोलती है सूबेदारनी कि जिस तरह मेरी रक्षा तुमने उस समय घोड़े के लातों के नीचे आने से रक्षा किया था, उसी तरह मेरे पति और एक ही मात्र पुत्र है, उसकी रक्षा करना। और वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। कौन? सूबेदारनी। और यह बात लहना सिंह को मर्म को छू जाती है। ठीक, दिल को छू जाती है। और आगे युद्ध भूमि पर जब जाते हैं सूबेदार और बोधा सिंह और लहना सिंह, तो क्या हुआ, युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह और अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। ठीक, और इस कोशिश में वह क्या हुए, स्वयं घातक रूप से घायल हो गया और उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। अब क्या हुआ, जब सैनिक में वो लड़ने गए तो सब तो साथ में ही थे, सैनिक लोग तो साथ में जाते हैं लड़ने के लिए। तो अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए क्या हुए, वो स्वयं घायल हो गए और बिना किसी को बताए जो घाव उनको हुआ था उस पर कसकर पट्टी बांध लिए। और इसी अवस्था में क्या किए, वो जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। और शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। बोलते हैं किसे, सूबेदार से और
सूबेदार से और बोधा से बोलते हैं कि जब आप घर पहुंचिएगा तो कहिएगा सूबेदारनी से कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने उसे कर दिया। अब सूबेदार जी जो थे वो पूछने ही वाला था कि उसने क्या कहा था, तब तक क्या थी, गाड़ी चल दी और बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमर बंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तर था, यानी लथपथ हो गए थे। कौन? लहना सिंह। और मृत्यु सन्निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। ठीक इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुई परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम था वह उदित हुआ था और उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान गंवा दी, क्योंकि उसने कहा था, क्या कहा था, कि जिस प्रकार बचपन में मेरी जान बचाई थी घोड़े के नीचे आने से, उसी प्रकार मेरे पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करना, और इसमें अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों कैसी रही ये वीडियो? बहुत ही मज़ेदार यह कहानी है। एक बार आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है MK आर्ट्स स्टडी, ठीक है। और देखिए ऐसा ही लोगो रहेगा मेरे चैनल का, ऐसा ही लोगो रहेगा। और देखिए शिक्षा क्या है, शेरनी का दूध है। शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, यह बात जो कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा शेर की तरह, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।